जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फौजी बैच में। मित्रों, हम लोग एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। मैथ आपको विजय सर, जनरल नॉलेज अमरजीत सर, हिंदी विनोद सर और रीजनिंग विनोद सर। अब तक हम लोगों ने 3-4 सेट डाल दिया है। मैथ आपको जो पुराना प्रीवियस ईयर का सेट है वही का वही दिया जा रहा है। जनरल नॉलेज में कुछ प्रीवियस के लिए गए हैं, कुछ संभावित लिए गए हैं। तो मित्रों, आप यहाँ से एनालिसिस करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और ये देख सकते हैं किस तरह से प्रश्न जो है परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए मित्रों, हम लोग चलते हैं प्रश्नों पर। आप यहाँ से एनालिसिस करके एसएससी जीडी का अपना तैयारी मजबूत कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे प्रश्न सेलेक्ट किया गया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है मित्रों, आप लोग देखिए इसका एक्सप्लेनेशन जो है किस तरीके से किया जाता है तो यहाँ पर 20 सवाल, लेकिन आपको 100 सवाल से ज़्यादा कराया जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन जो होगा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फाड़ू होने वाला। आप लोग अंत तक वीडियो में बन रहिए। अपना पहला सवाल यह है मित्रों, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? पहली चीज़ तो मित्रों बात किया है मौलिक अधिकार की। मौलिक अधिकार जो हैं ये 6 हैं। मौलिक अधिकारों की संख्या जो है 6 है। मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, ध्यान रखिएगा मित्रों। और हम लोग मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिए हैं और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आपका मौलिक अधिकार के बारे में बताता है। भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक आपको मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है, जो कि हम लोगों ने अमेरिका के संविधान से लिया है। मित्रों, कहा जाता है अपना संविधान जो है उधार का थैला है। हम लोगों ने संविधान के बहुत सारे नियम को विदेशों से, जिनके संविधान पहले से निर्मित हो गए थे, वहाँ से लिया है। और ध्यान रखिएगा मित्रों, अपना संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। अपना संविधान कठोर और लचीला है। पूरी दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। उसके संविधान में सिर्फ और सिर्फ मित्रों 4 ही अनुच्छेद हैं। आप इतनी बात को ध्यान रखिएगा। और ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा, पूरी दुनिया में सबसे पहले अमेरिका का संविधान बनकर तैयार हुआ था। यहाँ से इतनी बात आपको निकल के आती है। अपना दूसरा सवाल ये है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है? यहाँ पर मित्रों लिंगानुपात 2011 की जनगणना से प्रश्न कर रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार ये कह रहा है कि किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब ये होता है मित्रों कि 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं, वह सेक्स रेशियो बताता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में मित्रों सेक्स रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे अधिक लिंगानुपात जो है मित्रों वह केरल का है। 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष। ये मित्रों ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक केरल का लिंगानुपात है। अगर हमसे कहता है सर्वाधिक जनघनत्व किस राज्य का है, सर्वाधिक जनघनत्व बिहार राज्य का है। अगर सबसे कम लिंगानुपात पूछे तो मित्रों ध्यान रखिएगा, सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का है। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। ये अपना मित्रों 2011 का जनगणना जो हुआ है ये 15वें नंबर की जनगणना है। आप इसको ध्यान रखिएगा। जो 16वीं जनगणना 2021 में होनी थी, कोरोना की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई। अपनी पहली जनगणना 1872 में हुई थी और नियमित जनगणना 1881 में स्टार्ट हुआ था। इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। ये जनगणना के संबंध में था। जनगणना से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। जनगणना के संबंध में जितनी बातें हो उसको आप कवर कर लीजिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केरल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपना अगला प्रश्न है गुलाम वंश की स्थापना पूछ रहा है। मित्रों दिल्ली सल्तनत जहाँ से स्टार्ट होता है, दिल्ली सल्तनत को हम लोग गुलाम वंश से ही स्टार्टिंग माना जाता है। तो मित्रों
गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। कभी कभी हम लोगों से पूछ लेता है दिल्ली सल्तनत का ये जो वंशों का क्रम है, इसको क्रम के हिसाब से सेट कीजिए। तो एक मित्रों कोड है, गुलाब खिले तो सूंघ लो, गुलाब खिले तो सूंघ लो। दिल्ली सल्तनत का मित्रों पहला जो वंश था वो गुलाम वंश था। ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का पहला वंश गुलाम वंश था। दिल्ली सल्तनत का दूसरा वंश था खिलजी वंश, और दिल्ली सल्तनत का अगला वंश था तुगलक वंश। दिल्ली सल्तनत का अगला वंश था सैयद वंश, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था लोधी वंश। लोधी वंश को समाप्त करके बाबर ने गुलाम वंश की नींव डाली। ध्यान रखिएगा मित्रों, यहाँ पर बात किया है गुलाम वंश की स्थापना, तो मित्रों गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ध्यान रखिएगा, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक को गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक नहीं माना जाता है। इसके बाद में सुल्तान बनता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक को मित्रों लाख बख्श कहा जाता था। लाख बख्श, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा मित्रों कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया, और इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कराया। लेकिन कुतुब मीनार का निर्माण इनके टाइम में पूरा कंप्लीट ना हो सका। चौगान खेलते वक्त घोड़े से गिरने की वजह से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई। तो मित्रों कुतुब मीनार का बाकी का काम इल्तुतमिश ने कंप्लीट कराया, और इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान पूरे विश्व की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका बनी। ध्यान रखिएगा, हालांकि रजिया सुल्तान महिला होने की वजह से उसकी बहुत आलोचना हुई, वो ज़्यादा दिन तक शासन न चला सकी। ध्यान रखिएगा मित्रों। आपका अगला प्रश्न है, पाल वंश की स्थापना किसने किया? ये प्रश्न पूछा जाता है मित्रों। पाल वंश की स्थापना आपका धर्मपाल ने किया, इतनी बात आप ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर बना है? तो मित्रों ये प्रश्न है परियोजना से जो नदियों पर बांध बनाया गया है सिंचाई के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए, इनसे काफ़ी प्रश्न बनता है मित्रों। बांध से काफ़ी प्रश्न बनाए जाते हैं, तो बांध वाला मैटर आपको क्लियर कर लेना जरूरी है। तो मित्रों यहाँ पर पूछा भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा नंगल बांध मित्रों सतलज नदी पर बनाया गया है, इतनी बात ध्यान रखिएगा। अगर हमसे कहता है महानदी, महानदी पर कौन सा बांध बनाया गया है? मित्रों महानदी पर हीराकुंड बांध बनाया गया है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है। लगभग 26 किलोमीटर के आसपास है, जो कि पूरी दुनिया का सबसे लंबा बांध है। और महानदी छत्तीसगढ़ के सिहवा जिला से निकलती है, आप ध्यान रखिएगा। हम बात करेंगे गंगा की, तो गंगा के बारे में तो आप जानते ही हैं, भारत की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, और इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना है। ध्यान रखिएगा। अगर पूछता है गंगा के किनारे बसे हुए शहरों के नाम बताइए, तो मित्रों आपका गंगा के किनारे बसे हुए शहर हो गए हरिद्वार हो गया, आपका वाराणसी हो गया, इलाहाबाद हो गया, आपका पटना हो गया, कानपुर हो गया, कोलकाता हो गया। तो मित्रों इन सब शहर गंगा नदी के किनारे हैं, ध्यान रखिएगा। यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और हाँ, एक प्रश्न ये बन के आता है, अपना राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो है मित्रों वो इलाहाबाद से हल्दिया तक है, गंगा नदी पर बनाया गया है। ध्यान रखिएगा, अपना नेशनल वाटर वे फर्स्ट जो कि इलाहाबाद से हल्दिया तक बनाया गया है, गंगा नदी में, गंगा नदी पर है ये बांध। हम बात करेंगे मित्रों बंगाल विभाजन का। बंगाल विभाजन कब हुआ? तो मित्रों बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1947
5 को लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बंगाल विभाजन हुआ मित्रों 1905 में। 16 अक्टूबर डेट ध्यान रखिएगा, कभी कभी बंगाल विभाजन का डेट भी पूछ लिया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा मित्रों। अपना अगला प्रश्न यह है, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है। मित्रों बात स्वच्छता की कर रहा है तो जो शहर होते हैं उनका एक आंकड़ा जारी किया जाता है, कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है, कौन सा शहर सबसे गंदा है। तो मित्रों इंदौर जो कि मध्य प्रदेश का एक बहुत फेमस शहर है, ये स्वच्छता के मामले में प्रथम स्थान पर है। रांची भी काफ़ी स्वच्छ। अगर राजधानी की बात करेंगे मित्रों तो राजधानी के मामले में आपकी रांची जो है प्रथम स्थान पर आएगी। रांची झारखंड की राजधानी है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। आपका जमशेदपुर मित्रों झारखंड में है, ध्यान रखिएगा। उद्योग के लिए आपका जमशेदपुर बहुत ज़्यादा फेमस है। झारखंड का ये जान है जमशेदपुर। प्रियंका चोपड़ा का जन्म जमशेदपुर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे के प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। अपना अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य की स्थापना कब हुई थी। मित्रों हम लोगों से यहाँ पर तेलंगाना राज्य की स्थापना पूछ रही थी। तो मित्रों तेलंगाना राज्य की स्थापना समझने से पहले हम लोग इसके पहले कुछ पॉइंट और देख लेते हैं। एक आपको कोड ध्यान रखना है, छज। चाहे आप छज पढ़िए, चाहे आप इतना ध्यान रखिए CUJ। यहाँ से राज्यों के स्थापना का क्रम डेट वाइज एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। आपका C से हो जाएगा छत्तीसगढ़, C से हो जाएगा छत्तीसगढ़। आपका U से हो जाएगा उत्तराखंड और आपका J से हो जाएगा झारखंड। ये मित्रों 3 राज्यों की स्थापना की बात है। ये देखिए बात करेगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था। इसके 8 दिन के बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड नया राज्य बनकर सामने आया। इसके 6 दिन के बाद 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड नया राज्य बना। ये छत्तीसगढ़ मित्रों MP से कटकर नया राज्य बना। उत्तराखंड UP से 13 जिला लेकर नया राज्य बना। आपका झारखंड जो है बिहार से और पश्चिम बंगाल का कुछ एरिया लेकर नया राज्य बना। तो ये मित्र इनके गठन का क्रम था। इसके बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से कटकर एक नया राज्य बना। आप ध्यान रखिएगा नवीनतम राज्य अपना ये था। अभी जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर UT बना दिया गया है, एक जम्मू और दूसरा लद्दाख। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। अपना अगला प्रश्न है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर मित्रों बात अम्ल की कर रहा है। यह एक पैमाना है जिसे हम लोग कहते हैं pH पैमाना। pH पैमाना जो कि स्वाद बताता है मित्रों। pH पैमाना से हम लोग स्वाद की जानकारी लेते हैं। इसका खोज किया वैज्ञानिक सारेंसन ने। ध्यान रखिएगा मित्रों pH पैमाने का अब की बार ग्रुप D में प्रश्न ये बनाया था pH पैमाने का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान रखिएगा मित्रों pH का फुल फॉर्म पूछता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। कभी कभी मित्रों POH की बात करता है। तो जब भी POH की बात करेगा तो हम वहाँ पर कह देंगे पोटेंशियल ऑफ हाइड्रा ऑक्साइड। पोटेंशियल ऑफ ये क्या है मित्रों, हाइड्रा ऑक्साइड है। इतनी बात ध्यान रखिएगा। यहाँ पर होता है 7, यहाँ पर 7 से कम होता है, यहाँ पर 7 से अधिक होता है। 7 से अधिक होने पर क्षार बताता है, 7 पर उदासीन बताता है और इस पर अम्ल बताता है मित्रों। जिसका pH वैल्यू 7 से कम होगा वह अम्ल होगा, मतलब कि एसिड होगा। ध्यान रखिएगा। कह रहा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखना आपको इतनी ही बात,
चींटी के डंक में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कभी कभी 1 नंबर में ऐसी ही पूछ लेता है, आपको इतनी बात ध्यान रखिएगा। सेब में मित्रों मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अपना अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, यह किस अनुच्छेद में अंकित है? पहले तो हम लोग समझते हैं मित्रों, ये महाभियोग जो शब्द है इसका क्या मतलब है। महाभियोग का ये मतलब है किसी के ऊपर दोष लगाना। दोष लगाने का मतलब कि अगर संविधान के नियमों के हिसाब से राष्ट्रपति वर्क नहीं करता है या अपना पर्सनल मैटर के हिसाब से वर्क करता है, तो आप चाहे लोकसभा में चाहे आप राज्यसभा में राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया जारी कर सकते हैं, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए। तो मित्रों, राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए जो प्रक्रिया है उसे हम लोग नाम देते हैं महाभियोग। तो वो अपना काम अगर ईमानदारी से संविधान के अकॉर्डिंग नहीं करता है तो आप चाहे लोकसभा में, ध्यान रखिएगा, लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी पेश किया जा सकता है। वह चीज़ सिद्ध होने पर राष्ट्रपति को अपने पद से या तो त्यागपत्र देना होगा या तो हटना होगा उस स्थिति में। तो ये प्रावधान अपने भारत के संविधान के अनुच्छेद नंबर 61 के तहत होता है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये राष्ट्रपति के पद की बात करता है आपका अनुच्छेद नंबर 52। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद नंबर 52 भारत के राष्ट्रपति के पद की बात करता है। राष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद हम लोगों ने अमेरिका से लिया है। अनुच्छेद 61 महाभियोग हो गया। अनुच्छेद 72 की बात करेगा। अनुच्छेद 72 मित्रों महान्यायवादी है। महान्यायवादी, भारत सरकार का जो वकील होता है उसे महान्यायवादी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल नंबर 76 में होता है। कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न, महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के क्षमादान का अधिकार जो है ये दिया गया है। राष्ट्रपति किसी के क्षमा को कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। मृत्युदंड हो उसको वो कम कर सकता है या माफ़ कर सकता है। तो ये क्षमादान का प्रावधान अनुच्छेद 72 पर है। और ध्यान रखिएगा, ये पावर राष्ट्रपति के स्वाविवेक पर निर्भर करता है, आपको इतनी बात ध्यान रखना है। तो ये राष्ट्रपति के संबंध में था महाभियोग की बात, ध्यान रखिएगा मित्रों। अपना अगला प्रश्न है, वर्ल्ड कप 2023 विजेता टीम। तो मित्रों यहाँ से प्रश्न वर्ल्ड कप से पूछ रहा है। 2023 में जो विजेता टीम है ऑस्ट्रेलिया, अब की बार विश्व कप को जीतकर उसने इतिहास रचा है। 6वीं बार, अब की बार ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार जो है विजेता रहा और भारत अपना उपविजेता रहा। उपविजेता अपना भारत रहा। भारत अब तक 2 बार विश्व कप जीता है, एक तो 1983 में और दूसरा 2011 में। 2011 में अब तक भारत ने 2 बार विश्व कप जीता है। ये हम लोगों का तीसरा चांस था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया बाजी मान ले गई मित्रों। इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया 6वीं बार की विश्व कप विजेता टीम हो गई। क्रिकेट के लिए ध्यान रखिएगा मित्रों, क्रिकेट के संबंध में ICC, ACC, BCCI ये 3 संस्था है। ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। ध्यान रखिएगा मित्रों, इसका मुख्यालय दुबई में है, जो कि दुबई UAE का एक शहर है। UAE की राजधानी आबू धाबी। ACC एशियन क्रिकेट क्लब कोलंबो श्रीलंका में है मुख्यालय। BCCI क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न यह है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो मित्रों कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है और कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है।
कर्क रेखा को अपनी माही नदी 2 बार काटती है। कर्क रेखा अपने भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको 8 राज्य के लिए ट्रिक तो पता ही होगा सभी को, मित्र पर गमछाधार। लेकिन ट्रिक ना ध्यान रखिए, आप लोग जो है मैप में अगर इसको देख लेते हैं तो याद बना रहेगा, कभी भी भूलेगा नहीं। ये देखिए मित्रों, अपना भारत का मैप है जो अपनी कर्क रेखा है। वो पहली चीज तो मित्रों देखिए, गुजरात, ये हो गया आपका गुजरात, ये हो गया आपका राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। कौन सा मित्रों? मिजोरम। इन्हीं 8 राज्यों से गुजरती है। आपका गुजरात हो गया, ये देखिए राजस्थान वाला एरिया, ये आपका मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया। ये मित्रों, चलिए अब देख लेते हैं इसमें कौन सा अपना उत्तर सही है। देखिए मित्रों, यहाँ पर मणिपुर दिया है जो कि मणिपुर से नहीं गुजरती है। इसके स्थान पे कौन है? मिजोरम है, ध्यान रखिएगा। यही 8 राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया था? ध्यान रखिएगा मित्रों, मिशन चंद्रयान 3 कहने का मतलब ये जो चंद्रयान 3 है, यह एक ऐसा टॉपिक है, करंट से भी प्रश्न बनाएगा, जनरल नॉलेज से भी प्रश्न बनाएगा, साइंस से भी प्रश्न बनाएगा। तो यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको सभी स्टूडेंट को अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, उन चीज़ों को ज़रूर पढ़ना चाहिए। जैसे कि चंद्रयान 3 हो गया, यहाँ से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। तो मैंने चंद्रयान 3 का एकदम कंप्लीट वीडियो बना के डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो ध्यान रखिएगा मित्रों, चंद्रयान 3 LBM-3M4 से भेजा गया था। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा, कंप्लीट वीडियो आप चैनल पर देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न यह है, किस ग्रह को छल्लेदार ग्रह कहा जाता है? तो मित्रों, अगर यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का पहला ग्रह आपका पड़ता है बुध, इसके बाद आपका है शुक्र, फिर आपकी पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, ये अरुण और ये वरुण। ये मित्रों सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से, ये सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के हिसाब से 8 ग्रहों का क्रम है। यहाँ पर पूछा है किस ग्रह में छल्लेदार वलय पाया जाता है, छल्लेदार वलय पाया जाता है, ये बात करता है। तो मित्रों यहाँ पर शनि जो है, ये देखिए शनि, इसमें वलयदार छल्ले ऐसे गोल गोल पाए जाते हैं, 8 छल्ले पाए जाते हैं, जो कि किस में पाए जाते हैं? शनि में पाए जाते हैं। ये मित्रों इसकी खासियत है। और मंगल ग्रह पर आपके मीथेन गैस पाई जाती है, इसलिए मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है। आपका बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, ध्यान रखिएगा, बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है पूरे सौरमंडल का। मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। आप इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए अगला प्रश्न अपना है, डोनी पोलो एयरपोर्ट भारत के किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों डोनी पोलो एयरपोर्ट जो है आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। एयरपोर्ट जहाँ पर जहाज़ें आकर उतरती हैं उसे एयरपोर्ट कहा जाता है मित्रों। डोनी पोलो एयरपोर्ट कहाँ पर है? डोनी पोलो एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में है। गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट आपके असम में है, ये पूछता है। बीडी सावरकर एयरपोर्ट आपके अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, ये पूछता है।
अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच में जो सीमा लगती है मित्रों, इसका निर्धारण मैक-मोहन रेखा से होती है, जिसे 1914 में सर मैक-मोहन के द्वारा खींचा गया था। मैक-मोहन रेखा भारत और चीन के बीच में लगती है, जो कि राज्य अरुणाचल प्रदेश है, जिसे 1914 में खींचा गया था भारत और चीन के सीमा का विवाद का निपटारा करने के लिए। इतनी बात ध्यान रखिएगा मित्रों। चलिए, आपका अगला प्रश्न यह है, ब्रिक्स का 2024 में 16वां सम्मेलन किस देश में होगा? चलिए पहले हम लोग समझ लेते हैं ब्रिक्स क्या है। तो मित्रों, ब्रिक्स एक संगठन है। ब्रिक्स एक संगठन है जिसकी स्थापना जून 2006 में ब्रिक के रूप में हुई थी। इसकी स्थापना 2006 में ब्रिक के रूप में हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका के जुड़ने के बाद मित्रों इसका नाम ब्रिक्स पड़ गया। यह एक संगठन है ब्राज़ील, रूस, भारत, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन देशों का एक संगठन है। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय संघाई में है मित्रों, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्यालय संघाई में है और इसकी पहली बैठक 2009 में रूस के एकेतिनबर्ग में हुआ। एकेतिनबर्ग में हुआ, ध्यान रखिएगा। ब्रिक्स की पहली बैठक। और 2024 में इसका 16वां सम्मेलन जो है ये ब्राज़ील में होने वाला है। एक करंट का मैटर है, इसकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है, आप इसको ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला चीज तो मित्रों, ये प्रश्न क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर नामीबिया से चीते लाकर डाले गए हैं, जो कि आपके मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। कूनो नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी। देखिए मित्रों, ये प्रश्न तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, सभी को इसका उत्तर पता होगा। भारत की सबसे लंबी नदी आपकी गंगा नदी है। इसके संबंध में जो बातें बताने वाले हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर हम बात करेंगे गोदावरी की, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो गोदावरी नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है, जो कि जाकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस पर जो बांध बना है उसका नाम है जायकवाड़ बांध। जायकवाड़ बांध गोदावरी नदी पर बनाया गया है, आप इतनी बात ध्यान रखिएगा। और ये नदी आंध्र प्रदेश की कोलेरू झील उसके बगल से होकर गुजरती है। आपकी गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश की जो कोलेरू नदी है, वो कोलेरू झील है, उसके बगल से निकलती है, ध्यान रखिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी मित्रों ध्यान रखिएगा सबसे गहरी नदी है। सबसे गहरी नदी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। इसकी सहायक नदियां हैं ब्रह्मपुत्र की सबनसिरी, काबिनी, लोहित। और लोहित का एक उपनाम है, लोहित को मित्रों खून की नदी कहते हैं। लोहित को खून की नदी उपनाम में दिया गया है, क्योंकि इसके जो वहाँ किनारे किनारे पर पेड़ हैं, वहाँ का जो परावर्तन होता है उसका रंग लाल दिखाई देने लगता है, लोहित। और ध्यान रखिएगा, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी लोहित पर ढोला मारू सांझिया बांध बनाया गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए इस बांध के बनने से 4 घंटे की दूरी कम हो गई। 9.15 किलोमीटर लंबा है और इसको बनाने में 915 करोड़ रुपए की लागत आई थी। इस बांध के बन जाने से हम लोगों के बीच में अगर कभी आगे चलकर भारत और चीन से युद्ध होता है तो हम लोग यहाँ से परमाणु संयंत्र, परमाणु हथियारों को पहुँचाने में आसानी होगी, जल्दी होगी। इतने ये इसका बेनिफिट है। और
इस बांध का नाम ढोला मारू साजिया बांध, ध्यान रखिएगा, ढोला मारू साजिया बांध रखा गया है। और इस बांध का नाम असम के बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध गायक भूपेन हजारिका साहब को 2019 में मित्रों मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। आप समझ सकते हैं भूपेन हजारिका साहब कितने पहुँचे हुए आदमी हैं। उन्होंने स्थानीय भाषा में गीत संगीत स्टार्ट किया और उन्होंने उस गीत संगीत को भारत से विश्व स्तर तक लेकर गए, इसलिए इनको 2019 में भारत रत्न से नवाजा गया और इनके ही नाम पर ढोला मारू साजिया का बांध का नाम रखा गया भूपेन हजारिका बांध, जो कि असम के ब्रह्मपुत्र नदी के सहायक नदी लोहित पर बना हुआ है। अगला प्रश्न है मित्रों, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ध्यान रखिएगा मित्रों, चाहे कह दे विश्व बैंक और IMF, इन दोनों का मुख्यालय आपके वाशिंगटन DC में है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसकी मुद्रा का नाम है मित्रों SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट, विशेष आहरण मुद्रा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इन दोनों का मुख्यालय मित्रों आपके अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। आपको इतनी बात ध्यान रखना है। आपका अगला और अंतिम प्रश्न यह है, सामान्य मनुष्य का तापमान कितना होता है? तो मित्रों सामान्य मनुष्य का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। ध्यान रखिएगा, यह एकदम प्रमाणित वैल्यू है। कभी भी किसी चीज़ का तापमान, पहली बात तो ये जान लीजिए मित्रों, तापमान के कितने मात्रक होते हैं? तापमान के 4 मात्रक होते हैं। ठंडा या गर्म का महसूस होना तापमान कहलाता है। इसके 4 मात्रक है। आपका पहला है डिग्री सेल्सियस और दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, आपका चौथा है र्यूमर। ये टेम्परेचर के 4 फार्मूले हैं। आपको ये 3 पता रहे होंगे, ये चौथा वाला बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के लॉजिक वाले क्वेश्चन परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं मित्रों। जो आपको पता है वो, मतलब जो चीज़ें ज़्यादा प्रचलन में होती है उनको नहीं रखा जाता, वहाँ से जो बात बन के आती है उसको रखा जाता है। तो मित्रों र्यूमर टेम्परेचर का एक बहुत अच्छा मात्रक है। तो ये टेम्परेचर के 4 मात्रक है। इन चीज़ों को कैसे कन्वर्ट किया जाता है उसके लिए जो मास्टर फार्मूला है वह यह है C/5 F-32/9 K-273/5 बराबर R/4। यहाँ से मित्रों आप इस फार्मूले का प्रयोग करके किसी भी टेम्परेचर को किसी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका पूरा कंप्लीट वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, 5-10 मिनट में मैंने डाला है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा। कोई भी टेम्परेचर कैसा भी देगा, किसी भी फॉर्मेट देगा, चारों के चारों वैल्यू यहाँ पर हैं। आप इन फार्मूलों का प्रयोग करके उसमें आसानी कन्वर्ट कर सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है, जिसको कन्वर्ट होगा उसी 2 को लिया जाएगा, बकिया छोड़ दिया जाएगा। जैसे डिग्री सेल्सियस से अगर केल्विन लेना होगा तो हम इसको लेंगे, इसको और इसको छोड़ देंगे। देखिए मित्रों 5 से 5 निकल जाएगा। कहने का मतलब डिग्री सेल्सियस में अगर डिग्री सेल्सियस में 273 हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो जो है केल्विन में बदल जाएगा। इसका कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगा, मैंने डाला है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो मित्रों ये था आपके फौजी बैच के लिए SSC GD का जो प्रैक्टिस कराया जा रहा है उसका जनरल नॉलेज का एक सेट। अब मित्रों हम लोग इसमें आपका जो सिलेबस वाइज चीज़ें हैं उसको भी जल्द से जल्द
दिया जाएगा। हमारी टीम इस पर पूरा जी जान से काम कर रही है। जल्द ही वो चीज़ भी आपको देखने को मिलेगी। आप सभी लोग हमारे अनुभव के साथ, विश्वास के साथ बने रहिए। आपकी सफलता आपके कदमों में होगी। संयुक्त अकेडमी इसके लिए जी जान लगा देगा। आप सभी लोग संयुक्त अकेडमी के साथ बने रहिए। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हम आप ही लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।